हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अम, ये पीएनसी की पर्शियन कंपोजिशन की क्लास है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पहले एक रिव्यू कर दूं मैं आपको आसानी के लिए, ताकि अंदाजा हो जाए कि हम कितना कुछ कर चुके हैं। बेटा, प्रेसी राइटिंग कर चुके हैं, उसके लेक्चर्स, सारे प्रीवियस लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड मौजूद है सबके पास। प्रेसी राइटिंग कर चुके हैं, और जिन लोगों ने मजीद प्रेसी राइटिंग करनी हो तो जब मैं अपनी सीएसएस की क्लास में प्रेसी राइटिंग करवाऊंगा तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग नंबर 1, पहला सवाल यही आता है। सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन शुरू में कर लिया था हमने अच्छी तरह से। थर्ड, तीसरा जो सवाल आता है वो सेंटेंस करेक्शन का आता है, वो हम कर चुके हैं और बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और उसके लिए मजीद जो चीजें पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ काम आएंगी। फिर सवाल है इसका, तो प्रपोजिशंस एज एडवर्ब हो चुके हैं, आप प्रपोजिशंस एज एडवर्ब चलेंगे, जो मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं करवाए, तो अब वो मैं यहाँ करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद हम आएंगे ट्रांसलेशन पर, जो लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम आएंगे इडियम्स। टॉपिक है प्रपोजिशंस एज एडवर्ब। तो प्रपोजिशन एडवर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगी भाई? एडवर्ब हम कहते किसे हैं? जो वर्ब को डिफाइन करे। अच्छा, वर्ब को डिफाइन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वर्ब के टाइम को, प्लेस को, रीजन को, मैनर को या फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करे, वर्ब की नेगेशन को भी डिफाइन करता है, जैसे नो और यस, तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। इसी तरह से एडवर्ब वर्ब के मीनिंग्स को भी डिफाइन करता है। एक वर्ब के मीनिंग क्या है, एडवर्ब से, और ऐसा एडवर्ब प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब के मीनिंग्स को डिफाइन करता है। ठीक है, राइट। तो प्रपोजिशन जब वर्ब के साथ इस तरह से आए कि वर्ब के मीनिंग्स को डिफाइन करे, तो फिर वो प्रपोजिशन प्रपोजिशन नहीं रहता, फिर वो एडवर्ब कहलाता है। उसे कहते हैं प्रपोजिशन एज एडवर्ब, यानी वर्ब के साथ प्रपोजिशन इस तरह जुड़ा हो कि वो वर्ब के मीनिंग्स को भी डिफाइन कर रहा हो, तो ये कहलाता है फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में जो प्रपोजिशन यूज होता है, इसे हम कहते हैं प्रपोजिशन एज एडवर्ब। मिसालें मैं दे चुका हूं, जब मैंने प्रपोजिशन डिफाइन किया था और उसके 4 फंक्शंस बताए थे, तो चौथा फंक्शन यही था, विद एग्जांपल्स था। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो शुरू करें बाकायदगी से, या डेफिनेशन भूल गए? मेरा ख्याल है वो लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा आप वहां से। मैंने पूरा डिफाइन किया है 4 फंक्शन, चौथा फंक्शन यही है, और उसमें एग्जांपल भी दी मैंने, लुक की एग्जांपल दी, लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक है ना, पूरी एग्जांपल दी है। चले, वेरी गुड। अब देखिएगा, फ्रेजल वर्ड हमें याद करने होते हैं, और क्विक रिव्यू कर दो। क्विक रिव्यू कैसे होगा यार? क्विक रिव्यू तो ये कर दिया मैंने, क्विक रिव्यू तो ये हो गया। ठीक है ना, अभी मैं और करवाता रहूंगा तो साथ साथ बताता रहूंगा। अब देखिए, वर्ब एक ही होता है, प्रपोजिशंस चेंज करते जाएं, वर्ब के मीनिंग चेंज होते जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे चेंज होते हैं हमें याद करना पड़ता है, इसमें मजबूरी ही है। लेकिन अगर मेरा लेक्चर 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ज़हनशीन हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तरीका यही है कि मेरे लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छी तरह सुन लें, रिवाइज कर लें, खुद ब खुद याद हो जाए। ठीक है।
थोड़ी सी हो गई। अब ब्रेक वर्ब एक ही है, प्रपोजिशन चेंज करते जा रहे हैं, मीनिंग चेंज हो जा रहा है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि हर प्रपोजिशन लगाकर देखेंगे कि सर ने इतने सारे प्रपोजिशन लगा दिए, कुछ हमारे पास पड़े ये भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हर प्रपोजिशन नहीं लगेगा, मखसूस है वो लगेगा। ये भी तो मैं कह रहा हूँ, याद करने पड़ते हैं। याद करने का तरीका ये है कि रिवाइज करें लेक्चर्स को, खुद ब खुद ज़हनशीन होते चले आए। ठीक है, अब देखिए कैसे। ब्रेक अप का मतलब है डिवाइड, स्प्लिट। अच्छा, क्या मतलब? एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है, एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। तमाम करवाएंगे, हाँ जितने मैक्सिमम हो सकेंगे करवाएंगे। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब है डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। मिसाल के तौर पर जब सिलेबस को ब्रेकअप किया जाता है, ठीक है ना, द टीचर हैज ब्रोकन अप द सिलेबस इनटू 5 लेक्चर्स। तो इसका मतलब डिवाइड किया है उसने 5 लेक्चर्स। द होल कोर्स विल बी ब्रोकन अप इनटू 5 लेक्चर्स। पूरा कोर्स 5 लेक्चर्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। जब मैं कहूं कि ब्रेकअप द सेरेमनी इनटू 3 स्टेप्स, इस सेरेमनी को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाए। कोई भी चीज आप डिवाइड कर रहे हो तो ब्रेकअप आ जाए। ठीक है भाई, कंफ्यूजन? सेंटेंस भी मैंने बोल दिया है, आगे चलें। हाँ, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन भी एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पर। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग सडनली। ये सडनली बहुत जरूरी है भाई। अचानक कोई चीज काम करना छोड़ दे। खास तौर से ये वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है सिस्टम के लिए या मशीन के लिए। सिस्टम या मशीन के लिए। ठीक है, जैसे कोई सिस्टम काम करना छोड़ दे तो हम कहते हैं सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया। मिसाल के तौर पर पावर सप्लाई का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का। जब लाइट चली जाती है तो हम क्या कहते हैं? पावर ब्रेक डाउन। हाँ, तकरीबन यही है, पावर ब्रेक डाउन। ठीक है ना। नहीं नहीं, और कोई इतने खास नहीं, जो यूजुअली पेपर में आते हैं वो ये, पावर ब्रेक डाउन। ठीक है, जैसे मैं कहूं द सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई हैज ब्रोकन डाउन, हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नर्वस ब्रेक डाउन, खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ दिया। अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई अचानक चलते चलते तो हम कहते हैं द वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन डाउन। वॉशिंग मशीन ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन बाज औकात इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कोई इंसान कंटिन्यूअसली स्पीच डिलीवर कर रहा है, अचानक अपनी स्पीच छोड़ देता है, खत्म कर देता है, डिसकंटिन्यू कर देता है, तो हम कहते हैं कि ही वाज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग बट सडनली ब्रोक डाउन। मुस्तकिल तकरीर कर रहा था मगर अचानक रुक गया, यानी उसने तकरीर करना छोड़ दिया। ठीक है ना। लेकिन इंसानों के लिए कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर सिस्टम्स और मशीन्स के लिए इस्तेमाल होता है जो ज्यादा सूटेबल है। ठीक। अच्छा जी, इसी तरह से ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब है इंटरप्ट करना। इंटरप्ट करना यानी किसी की बात में दखल अंदाजी करना, कता कलामी करना, या हम कहते हैं कि गुफ्तगू के बीच में जो है वो दखल अंदाजी करना, इसे कहते हैं ब्रेक इन। ठीक है ना। तो हम कहेंगे डोंट ब्रेक इन
when I deliver a lecture, जब मैं लेक्चर डिलीवर करूं तो इंटरप्ट ना करो, डोंट ब्रेक इन, यानी डोंट इंटरप्ट। तो ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, दखल अंदाजी करना। ठीक है भाई, राइट। द टीचर वॉज delivering a lecture when the student broke in and asked a question. टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा था जब स्टूडेंट ने इंटरप्ट किया और एक सवाल किया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। अच्छा, ब्रेक इनटू के मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेक इनटू का मतलब है एंटर फोर्सिबली, जबरदस्ती घुसना। अब देखिए ना, जैसे कोई मेहमान दाखिल हो रहा है तो हम कहेंगे ही एंटर्ड द हॉल, वो हॉल में दाखिल हुआ। ठीक है ना, जैसे मैं बैंक में दाखिल हो रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एंटर्ड द बैंक, मैं बैंक में दाखिल हुआ। या मैं कहूंगा आई वेंट इनटू द बैंक, या आई गॉट इनटू द बैंक। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं डाकू बैंक में घुस गए, तो अब डाकू दाखिल नहीं हुए भाई, घुसे हैं बैंक में। डाकू अलाउड नहीं है, तो घुसे हैं ना, जबरदस्ती घुसे हैं भाई बैंक में। तो हम क्या कहेंगे, द बर्गलर्स, डाकुओं को क्या कहते हैं, द रॉबर्स, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द बैंक, डाकू बैंक में घुस गए। अब यहाँ तमीज से दाखिल नहीं हुए होंगे यकीनन, ब्रेक इनटू आता है घुसने के लिए। Why are you breaking into my room without my permission? तुम मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर क्यों घुसे चले आ रहे हो भाई। समझ में आया। हाँ, फ्रेजल वर्ब के क्या एक ही मीनिंग होते हैं, एक्चुअल तो एक ही होते हैं, लेकिन बाज औकात कई मीनिंग्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। बाज फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग भी होते हैं, दो या तीन मीनिंग भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट यूजुअल मोस्ट होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत अमूमी तौर पर मीनिंग समझे जाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अगर किसी के होंगे तो मैं बताऊंगा, अभी तक जो मैं टच कर रहा हूँ उनके एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखिएगा, समझ में आ गया ये एंटर फोर्सिबली। आगे चलते हैं। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब है सडनली स्टॉप डूइंग, कुछ करते करते अचानक रोक देना, या सडनली कट ऑफ कर। कट ऑफ का मतलब किसी काम को मुनक़ता कर देना, अचानक मुनक़ता कर देना। ठीक है ना, जैसे आई, या मैं कहूं द टीचर वॉज डिलीवरिंग द लेक्चर बट सडनली he received a phone call and broke off the lecture. टीचर लेक्चर दे रहा था, अचानक उसने फोन रिसीव किया और लेक्चर को वहीं कट ऑफ कर दिया, मुनक़ता कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, ही वॉज ऑन हॉलीडे इन लंदन when he received his father's letter and he broke off his holiday and returned to Paris. वो लंदन में छुट्टियां मना रहा था, जब उसे अपने बाप का खत मिला, उसने अपने बाप का खत पढ़ा और छुट्टियां तर्क करके पेरिस वापस चला गया। जब कोई काम दरमियान से तर्क किया जाता है, कंटिन्यूअसली हो रहा था, अचानक रोक दिया जाता है, तो हम कहते हैं ब्रेक ऑफ। समझ में आ गया। आगे चलें।
हाँ जी, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू इस्तेमाल होता है कब? सडन एंड डिलेड सक्सेस के लिए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, आमतौर पर नाउन के तौर पर। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि क्रिकेट मैच हो रहा है, पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है। ठीक है, या अभी मैच आया था, मैच में आपने देखा था बाबर आजम और वो क्या नाम है उस बच्चे का, इमाम, है ना, इमाम उल हक बैटिंग कर रहे थे। एक ही खिलाड़ी आउट हुआ था, फखर बेचारा, वो एक टोटका है, उसको पहले भेजते हैं कि तुम जल्दी आउट होना ताकि तुम्हारे बाद आने वाले दोनों ज्यादा छक्के जाए। तो वो टोटका बना रखा हमने, फखर को भेजते हैं आउट होने के लिए। आउट हो जाता ना, दूसरी टीम भी खुश हो जाती है। उसके बाद फिर हमारे ओपनर आउट ही नहीं हुए, फिर वो आखिर तक खेलते हैं, जैसे बाबर आजम और उसने किया इमाम उल हक ने, माशाल्लाह से। तो अब बाबर आजम और इमामुल हक खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, बॉलर्स बॉलिंग करवाते रहे, 10 ओवर गुजर गए, 20 ओवर गुजर गए, 25 ओवर गुजर गए, 30 ओवर गुजर गए, आउट ही नहीं हो रहा कोई, विकेट ही नहीं गिर रही, है ना भाई। हाँ, रिजवान था। अब अचानक एक खिलाड़ी अपनी गलती से आउट हो गया, या बॉलर के अच्छी बॉलिंग से अचानक आउट हो गया इतनी देर बाद। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो इंतजार था कि कोई विकेट गिरे, इतनी देर हो गई कोई विकेट नहीं गिर रही। अचानक एक खिलाड़ी जब आउट हुआ, तो इट वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या था? ब्रेक थ्रू, बिकॉज इट इज अ सडन एंड डिलेड सक्सेस। डिलेड सक्सेस, तो बहुत देर से इसका इंतजार था जो अब हुआ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? गुड, ये हो गए ब्रेक। सही है, आगे चलते हैं। अब जब आप लेक्चर बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक, और दूसरा तरीका ये है कि खुद बैठकर इनके सेंटेंसेस बनाइए और यूज भी कीजिए डेली लाइफ में। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ इस पर, ब्रेक के बाद। अच्छा, देखिए, बल्कि कॉल बाद में करते हैं, इसके तो बहुत सारे हैं और कई कई मीनिंग है। मैं पहले लेकर आता हूँ गेट। चल, सबसे आसान, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा सवाल आया है सर, बस आप साथ साथ एग्जाम्पल देते जाएं। हम एग्जाम्पल साथ साथ देते जा रहा हूँ, बिल्कुल हर एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ साथ साथ। गेट। अच्छा, गेट का मतलब क्या है? गेट के आमतौर पर मीनिंग होते हैं, हाँ वही वही करवा रहा हूँ। गेट आमतौर पर इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है लेना, हासिल करना, पाना, है ना, ऐसी मीनिंग होते हैं कुछ। लेकिन लैंग्वेज में इसके फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, बल्कि लैंग्वेज कोर्स जो टीचर्स करवाते हैं उनसे अगर ये वर्ब ले लिया जाए गेट, आधी इंग्लिश उनकी माइनस हो जाती है। गेट का इतना इस्तेमाल होता है आम जुबान में। ठीक है ना, तो अब देखिएगा गेट के फ्रेजल वर्ब्स क्या क्या बनते हैं, और इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे भी हैं जिनके एक से ज्यादा मीनिंग भी हैं। जैसे गेट के साथ आप लग सकता है गेट अप, गेट डाउन। ठीक है, गेट ऑन, गेट इन, गेट ऑफ, गेट इनटू, गेट आउट, और गेट आउट ऑफ, तकरीबन एक ही चीज है। अच्छा जी, गेट थ्रू। ठीक है, पहले यही करते हैं फिर और निकल आएंगे गेट के। देखिए वैसे ही कितने सारे हो गए। अब देखिएगा, गेट अप,
का सेंटेंस बनाओ। अब आप सब बनाना शुरू हो गए होंगे गेट अप का सेंटेंस। आप इससे पहले के सेंटेंस बना के मुझे सेंड करें, मैं पहले से बता रहा हूं आप क्या सेंटेंस बनाएंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या ख्याल देगा? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मुझे पता है सब ये जुमला बनाएंगे। ऐसा लग रहा है गेट अप का और कोई जुमला ही नहीं है। यहाँ तक कि टीचर्स भी ये जुमला बना के देते हैं, वर्कबुक्स में भी ये जुमला लिखा होता है, ठीक है ना? हालांकि ऐसा नहीं है। तो बच्चे के जहन में ये बात आ जाती है कि गेटअप का मतलब है सुबह जागना। गेटअप का मतलब क्या है? जागना, जबकि ये गलत है। गेटअप का मतलब है उठना, उठना, स्टैंड अप। गेटअप का मतलब है उठना। अब आप बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहूं उठो, तो आप सो तो नहीं रहे, है ना? भाई बैठे हुए अपने काम कर रहे हैं, मैंने कहा उठो यार चलो, गेट अप लेट्स गो। गेटअप का मतलब जगाना नहीं है, जागना नहीं है, गेटअप का मतलब उठना है, खड़े होना है, ठीक है? अब चूंकि सुबह हमें खड़ा किया जाता है, उठाया जाता है, तो गेटअप कहा जाता है, हालांकि हमें जगाया जाता है पहले। जगाने को या जागने को गेटअप नहीं कहते, उठने को कहते, ठीक है? हम लेटे हुए होते हैं तो हम उड़ जाते हैं, तो इसलिए गेटअप कहा जाता है, ठीक? तो गेटअप का मतलब उठना है। हाँ भाई, कोई सवाल इस पर? अब अगर कोई दोस्त बैठा हुआ है और आप उससे कह रहे हैं उठो, तो आप क्या कहेंगे? गेटअप, ठीक है? सिंपल है बिल्कुल। दूसरा फ्रेजल वर्ब जो हमारे सामने है वो है गेट डाउन। अच्छा, गेट डाउन बाद में करते हैं, पहले करते हैं गेट ऑन। पहले ये करते हैं। एक और मुझे याद आ गया गेट ऑन के साथ, गेट ऑन विद। चलो, दो दो प्रपोजिशन। गेट ऑन का मतलब होता है क्लाइम, चढ़ना। चढ़ना समझते हैं ना? अब आप चाहे घोड़े पे चढ़े, बाइक पे चढ़े, सीढ़ी पे चढ़े, दीवार पे चढ़े, छत पे चढ़े, किसी के कंधे पे चढ़े, गेट ऑन, ठीक है? अच्छा, चढ़ने के एक और मीनिंग भी है, सवार होना। दीवार पे तो सवार नहीं होते आप, दीवार पे तो चढ़ते हैं, लेकिन घोड़े पर सवार होते हैं, बाइक पर सवार होते हैं, ठीक है ना? तो अब दोनों मीनिंग हो गए इसके। अगर मैं कहूं ही गॉट ऑन द वॉल, वो दीवार पर चढ़ा, ठीक है? डोंट गेट ऑन द वॉल, दीवार पर मत चढ़ो, ठीक है? इसी तरह से ही गॉट ऑन द चेयर, वो कुर्सी पर चढ़ा। कुर्सी पर बैठना और कुर्सी पर चढ़ना दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर बाइक पर बैठ रहा है तो क्या कहेंगे? ही इज गेटिंग ऑन द मोटर बाइक, तो सवार होना। लेकिन यहाँ पर गेट ऑन जो है, उसके लिए खास कर दूं मैं आपको, मखसूस बता दूं कि गेट ऑन जो है ये बस, ट्रेन और राइडिंग मीन्स के लिए। राइडिंग मीन्स का मतलब क्या हुआ? जैसे रिक्शा है, जैसे बाइक है, जैसे हॉर्स है, जैसे बाइसिकल है, ये सब राइडिंग मीन्स है ना? तो राइडिंग मीन्स के लिए गेट ऑन आता है, सवार होने के लिए। और बस और ट्रेन के लिए भी गेट ऑन आता है, सवार होने के लिए, क्योंकि उसमें भी आप चढ़ते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? गेट डाउन जो है ये इसका ऑपोजिट हो गया, उतरना। अब सवारी से उतरे या दीवार से उतरे, छत से उतरे, ठीक है ना? तो गेट डाउन। व्हाई डोंट यू गेट डाउन द वॉल, तुम दीवार से क्यों नहीं उतरते? उतरने के मीनिंग में आएगा गेट डाउन, ठीक है? ही गॉट डाउन द बस, वो बस से उतरा। ही गॉट डाउन द बाइक, वो बाइक से उतरा।
he refused to get down the horse. उसने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया। गेट ऑन और गेट डाउन समझ में आया? हाँ जी, जवाब दीजिए ताकि आगे बढ़े। क्लियर है भाई? गुड। गेट इन का मतलब सवार होना। मैं कलर चेंज कर देता हूं। गेट इन का मतलब सवार होना। इसके एक और मीनिंग भी होते हैं, बाद में बताऊंगा। गेट ऑफ का मतलब उतरना सवारी से। सवार होना गेट इन, सवारी से उतरना गेट ऑफ। मगर किस कंडीशन में? ये दोनों गेट इन और गेट ऑफ इस्तेमाल होंगे कार, टैक्सी, ठीक है ना, एटसेट्रा। कार के लिए, टैक्सी के लिए, इसके लिए इस्तेमाल। बस और ट्रेन के लिए भी ये इस्तेमाल हुए हैं लिटरेचर में। उसकी वजह है, लॉजिकल रीजन है। देखो, बस और ट्रेन बहुत बाद की इन्वेंशंस हैं। कार और टैक्सी पहले इन्वेंट हुए। तो बुनियादी तौर पर इंग्लिश में कार और टैक्सी या बग्गी, कैरेज, कार कैरेज की शॉर्ट फॉर्म है। तो उतरने के लिए गेट ऑफ और चढ़ने के लिए गेट इन इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है ना। जब बस और ट्रेन आ गई तो कुछ लोगों ने उसके लिए गेट इन और गेट ऑफ इस्तेमाल किया, कुछ ने गेट ऑन और गेट डाउन इस्तेमाल किया। ज्यादातर गेट ऑन और गेट डाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेट इन और गेट ऑफ भी बस और ट्रेन के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत बात की चीजें हैं ये। इसलिए कुछ लोगों ने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोनों सही है, लेकिन राइडिंग मीन्स के लिए गेट इन और गेट ऑफ नहीं आ सकता, ठीक है। और गेट ऑन और गेट डाउन ही आएगा। ड्राइविंग मीन्स के लिए गेट इन और गेट ऑफ सूटेबल है। जैसे हम कहते हैं, हाँ, डाउन वाला है, गेट डाउन का मतलब उतरना। गेट डाउन का मतलब उतरना। तो आप कोई दीवार पे चढ़ा हुआ है, आप उससे कह रहे हैं उतरो, तो गेट डाउन कह सकते हैं आप। कोई घोड़े पे बैठा हुआ है तो आप उससे कहेंगे गेट डाउन द हॉर्स। बाइक पर बैठे हैं तो गेट डाउन द बाइक, ठीक है। ये है। अच्छा, आप सुने, हाँ, गेट इन द कार, कार में बैठो, कार में सवार हो जाओ। कोई नहीं कहता कार पे चढ़ो, वरना गेट ऑन कहते फिर। इसी तरह से गेट ऑफ द कार, कार से उतरो। तो कार की छत पे बैठे होते तो कहते हैं गेट डाउन द कार। कार के अंदर बैठे हैं तो कहेंगे गेट ऑफ द कार। हाँ जी, समझ में आ गया? अच्छा, गेट इन के एक और मतलब भी है जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। गेट इन का मतलब होता है समझना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि आर यू गेटिंग इन, क्या आप समझ रहे हैं? तो ये गेट इन का मतलब एक ये भी है, लेकिन ये स्पोकन में ज्यादा इस्तेमाल होता है, रिटन में इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि ये स्लैंग है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं है। अच्छा जी, गेट इनटू का मतलब है एंटर, दाखिल होना। और गेट आउट का मतलब है एग्जिट। ये तो सबको आता है। गेट इनटू द रूम, कमरे में जाओ। ही गॉट इनटू द हॉल, वो हॉल में दाखिल हुआ, ठीक है ना। गेट आउट, बाहर चले जाओ, निकल जाओ, है ना। अच्छा, अब अगर साथ में ये भी बताया गया कहां से निकलो, तो फिर एग्जिट फ्रॉम के लिए इस्तेमाल होता है गेट आउट ऑफ। जैसे दे एग्जिटेड फ्रॉम द शॉपिंग मॉल, वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकले। हम यूं भी कह सकते हैं दे गॉट आउट ऑफ द शॉपिंग मॉल। ऑफ उसी सूरत में आएगा जब आगे बताना मकसूद हो कि कहां से बाहर निकले। गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अच्छा, अब ये भी कहने लगे गेट आउट ऑफ माई साइट, यानी मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
तो वो गेट आउट बेसिकली एग्जिट वाला गेट आउट नहीं है, वो गेट अपनी जगह है। आउट ऑफ साइट का मतलब है नजरों से बोझल, नजरों से ओझल होना, नजरों से दूर होना। वो आउट ऑफ साइट अलग फ्रेज है। हम इस आउट को गेट के साथ जोड़ देते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों कहते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, तो भाई, और गेट आउट ऑफ माई रूम, देखो दोनों जुमलों में फर्क है। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आउट ऑफ साइट फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज है। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है नजरों से दूर, नजरों से ओझल। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस गेट का मतलब है हो जाओ। जैसे मैं कहता हूँ गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तो वहां गेट का मतलब क्या है, हो जाओ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ क्या है, गेट आउट, बाहर निकलो, कहां से, ऑफ माई रूम। अब आई बात समझ में? इस वाले गेट में और इस वाले गेट में फर्क हो गया ना। यहाँ फ्रेजल वर्ब नहीं बन रहा है, यहाँ फ्रेजल वर्ब बन रहा है। हाँ जी, क्लियर हुई ये बात? ये 99% लोगों को नहीं पता होता कि ये आउट ऑफ साइट अलग है। समझ में आई बात? गुड। अच्छा जी, इसके बाद है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड, कामयाब होना। जैसे आई हैव गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया हूं। ठीक है। ही वर्कड हार्ड, दैट्स व्हाई ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, उसने मेहनत की थी इसीलिए वो कामयाब हुआ। गेट थ्रू, ठीक है, पास होना। गेट ऑन विद का मतलब होता है टू डील विद। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं, यानी तुम अपनी स्टडीज के साथ कैसे डील कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है ना, नबर आजमा हो रहे हो। ठीक है ना, तो गेट ऑन विद, आई विल गेट ऑन विद यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, यानी तुमसे बाद में नबरदाजमा होऊंगा। ठीक है ना, तो ये गेट ऑन विद है। राइट। आई वंडर हाउ ही गेट्स ऑन विद हिज लिविंग, मैं हैरान होता हूं कि वो कैसे गुजारा करता होगा, कैसे डील करता होगा अपनी जिंदगी में, कैसा चीजों को निपटाता, निपटाने की मीनिंग यहाँ पर, कैसे निमटता होगा। ठीक है ना, ये है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, काफी है, टाइम तो हो गया है। क्लियर, वेरी गुड, जवाब आ गया। इंशाल्लाह कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे फ्रेजल वर्ब में। और ये क्लासेस जब आप 2-3 मरतबा रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।